हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, यानी इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ में इस उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके के प्रश्नों की भी जानकारी दी जाएगी। हाँ भाई, ये वही सीरीज है जिससे अपने यूपीपीसीएस में कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12 प्रश्न आए थे करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके से सीधे सीधे। तो ये वही सीरीज है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, बड़े अच्छे से बड़े आराम से ट्रिक के साथ में हम आपको पढ़ाएंगे जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, याद करने में कोई परेशानी ना आए। तो बिना समय गंवाए आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से असुमेलित को पहचानिए, यानी कि इसमें से बेमेल कौन सा है। ऑप्शन ए है पोंगल, जिसके सामने लिखा है तमिलनाडु। ऑप्शन बी है जगन्नाथ रथ यात्रा, उसके सामने लिखा है उड़ीसा। ऑप्शन सी है बिहू, जिसके सामने लिखा है बिहार। और ऑप्शन डी है लट्ठमार होली, और इसके सामने लिखा है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर तो हो गया आपका बिहू, यानी कि बिहू जो है वो बिहार में नहीं होता है भाई, बिहू जो है वो आपका असम में होता है। तो आइए पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, ऐसे प्रश्न किस लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में एक साथ 4 से 5 चीजों की जानकारी आपको मिल जाती है। तो आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, पोंगल जो होता है ना भाई, वो तमिलनाडु में ही होता है। हम याद कैसे करेंगे भाई, मान लो हम किसी के गले मिलने जा रहे हैं, तो पोंगल से गले ले लो और तमिलनाडु से मिल ले लो, तो आपको याद हो जाएगा कि पोंगल जो है ना वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और पूरी रथ यात्रा कहां पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा से क्या साउंड आ रहा है, डिस आ रही लास्ट में, डिस। और यहाँ पर पुरी जो है, पुरी क्या होता है, जैसे अपनी तरफ कहते नहीं है भाई मुझे 2 पूरी दे दो, 3 पूरी दे दो, तो पुरी से साउंड आ रहा है पूरी का, और उड़ीसा में साउंड आ रहा है डिस का। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पूरी रथ यात्रा उड़ीसा में है। बिहू कहाँ का है, जो आपका बिहू त्योहार है वो असम में मनाया जाता है। तो बिहू को मान लो बहू, तो बहू जब नई नई आती है तो माँ को क्या रहती है, उससे आस रहती है। तो असम का जो पहले 2 शब्द है ना, आस, तो वहां से आप याद कर लीजिए कि बहू से क्या रहती है, आस रहती है। तो बिहू आपका असम में मनाया जाता है। और लट्ठमार होली की तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, लट्ठमार होली आपकी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है और मथुरा में मनाई जाती है। ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है। और बिहार का जो त्योहार है वो है छठ पूजा, बहुत ही फेमस है भाई। और कई बार प्रश्न आता है छठ पूजा किस देवता के लिए मनाई जाती है, तो भाई छठ पूजा शिव सूर्य देवता के लिए मनाई जाती है। नदी में खड़े होकर के सूर्य देवता की पूजा की जाती है। उम्मीद करते हैं ये सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आगे भी आपको याद रखने में सहायता प्रदान करेंगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो ये देखिए भाई, ये भी आपका बेमेल वाला प्रश्न है, मतलब इसमें से बेमेल कौन सा ये छांटना है। ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, एक साथ में 3 से 4 जानकारी आपको देते हैं। देखिए, ऑप्शन है कंधारी स्टेडियम क्या राजकोट में है। ऑप्शन बी है वानखेड़े स्टेडियम क्या मुंबई में है। ऑप्शन सी है चिन्ना स्वामी स्टेडियम क्या कोलकाता में है। ऑप्शन डी है ईडन गार्डन स्टेडियम क्या कोलकाता में है। तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में, और एक बड़ी बढ़िया सी ट्रिक बताएंगे भाई, आपको हमेशा के लिए ये स्टेडियम याद हो जाने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर, पहले देख लेते हैं। तो भाई इसका आंसर जो है ना, वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम भाई कोलकाता में नहीं है। तो कहाँ है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, और ये कंधारी स्टेडियम कहाँ है, आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। इसका आंसर सी हो गया, हमने आपको बता ही दिया है। देखिए, जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ना वो बेंगलुरु में स्थित है, ना कि कोलकाता में है। तो देखिए, कंधारी स्टेडियम जो है, आइए पहले ऊपर से ही हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ यहीं आ जाइए। देखिए, कंधारी स्टेडियम राजकोट में है। अब कैसे याद रखेंगे भाई, जब नौकरी लग जाएगी तो शादी होगी, तो शादी में क्या होगा, कोट पैंट मिलेगा। उस कोट पैंट को आप कहां पर, जो कोट होता है कहां पर टांगेंगे, कंधे पर ही तो टांगेंगे भाई। तो कंधारी स्टेडियम जो होगा वो राजकोट में होगा, यानी कि कोट को कंधे पर टांगेंगे। वानखेड़े स्टेडियम कौन भूल सकता है भाई, 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, धोनी का छक्का, और भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप फाइनल उठा लिया था। तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है ना भाई, वो कोलकाता में स्थित नहीं है। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम, आइए हम आपको बताते हैं कि कहां पर स्थित है, और ईडन गार्डन भी कहां पर स्थित है। ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस स्टेडियम है, दोनों के दोनों। आइए बताते हैं आपको, और इसकी एक बेहतरीन ट्रिक भी हम आपको देते हैं। तो देखिए, चैन को हम गले में पहनते हैं, ठीक है। तो चैन से याद हो जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम, और गले से याद हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में गले शब्द आ रहा है, गले। तो बेंगलुरु में है आपका चिन्ना स्वामी स्टेडियम। और आप ईडन गार्डन को कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए आप गार्डन में बैठे थे भाई, और आप कोल पर बात कर रहे थे, कोल पर, तो कोलकाता से कोल हो गया, और ईडन गार्डन में ईडन गार्डन हो गया। तो कोलकाता से मतलब कि आप गार्डन में बैठे थे, और कोलकाता मतलब कॉल पे बात कर रहे थे, तभी कुत्ते ने आपको काट लिया, ठीक है। तो कोलकाता वहां से हो गया, और ईडन गार्डन यहां से हो गया।
गया। तो ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। अब तो आपको याद हो गया होगा भाई, बंगाल का जो बंगाल टाइगर है, हम जिसे सौरभ गांगुली कहते हैं, सौरभ गांगुली का उपनाम बंगाल टाइगर है, तो वो कोलकाता से ही संबंध रखते हैं। उनका होम ग्राउंड कोलकाता में ही है, वही ईडन गार्डन ही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया आपका अगला प्रश्न। भारत द्वारा किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यानी कि अभी तक जो सड़क दुर्घटना में जो मौत हो जाती थी, अब कुछ ऐसी ट्रिक और टेक्निक्स लाई जाएंगी, ऐसी योजनाएं चलाई जाएंगी कि जो मौतें हैं सड़क दुर्घटना में वो शून्य हो सकें। तो कितने वर्ष तक, किस वर्ष ये जो है लक्ष्य रखा गया है? 2030, 2032, 2028 या फिर 2035? तो इसकी आइए जानकारी आपको देते हैं। इसका आंसर है 2030। भाई 2030 तक जो है ना, भारत में जो दुर्घटनाएं सड़क पर होती हैं उनको शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुछ इस तरह की टेक्निक्स और योजनाएं चलाई जाएंगी कि वहां पर जो है मौतें जो है सड़क दुर्घटना में वो शून्य हो जाएं। तो ऐसा होगा कैसे? तो वहां पर हमेशा सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, हमेशा एम्बुलेंस रहेगी। तो जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत जो है जो मरीज है, जिसको चोट लगी है, घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया भाई, इसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक देने वाले हम आपको। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है? अंडमान निकोबार की जनजातियां जो होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, आपसे पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। ऑप्शन ए है सैम्पेन, ऑप्शन बी है जारवा, ऑप्शन सी है ओंग और ऑप्शन डी है मुंडा। तो आइए इसकी पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि मुंडा जनजाति जो है वो आपकी अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, मुंडा जनजाति अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती भाई, यह जनजाति झारखंड में पाई जाती है। मुंडा जनजाति कहां पर पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। देखो अब ये एक लाइन लिखी है, सैंपेन निकालो आज निकालो, यानी कि क्या इसका अर्थ हो गया? तो हम बता दें। देखिए, सैंपेन, सात से सैंपेन हो गया, निकोबारी, निकालो से निकोबारी हो गया, आज से ओंग हो गया। ठीक है, तो सैंपेन, निकोबारी, ओंग और जारवा, ये चार जनजातियां भाई आपकी अंडमान निकोबार की हैं। सैंपेन निकालो आज निकालो, आज में दो साउंड आ रहा है, आ रहा है, आ से ओंग हो गया और जा से जारवा आ गया। तो अंडमान निकोबार की चार जनजातियां हो गई। अब आपको ये कैसे याद होगा कि मुंडा जो है झारखंड की है? तो मुंडा संथौल लगाकर झाड़ पर चढ़ गया भाई, ऐसे याद कर लो। तो कैसे? देखिए, मुंडा से आपकी मुंडा जनजाति होगी, जो संथौल जनजाति होती है ना वो भी आपकी यहाँ झारखंड में निवास करती है, और झाड़ पर चढ़ गया भाई, तो झाड़ से एक साउंड आ रहा है झारखंड का। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ट्रिक अगर पसंद आ गई हो तो भाई लाइक कर देना वीडियो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए दिखाते हैं। ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 5। स्पोर्ट के प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले भाई। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस देश की ग्रां प्री को जीत करके इस वर्ष की 5वीं ट्रॉफी जीती है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो लुइस हैमिल्टन है ये तो हमेशा ही जीतते रहते हैं भाई। ठीक है, तो ये ब्रिटिश ड्राइवर है, और किसके ड्राइवर है? तो फॉर्मूला 1 रेसर ड्राइवर है। बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन है स्पेनिश ग्रां प्री, ऑप्शन बी है सिंगापुर ग्रां प्री, ऑप्शन सी है कनाडा ग्रां प्री, या फिर ऑप्शन डी है बेल्जियम ग्रां प्री। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। भाई इसका आंसर है डी, यानी कि बेल्जियम ग्रां प्री को जीत करके ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने अपनी 5वीं ट्रॉफी यहां पर जीत ली है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 की आयोजन अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? भाई क्योंकि इसको कोरोना की वजह से बढ़ा दिया गया है, तो ये तो आपकी परीक्षाओं में आने ही वाला है, लिख करके रख लो भाई। आइए पूरी जानकारी देते हैं और इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जनवरी 2021 तक के लिए, या फिर जून 2021 तक के लिए, या फिर नवंबर 2021 तक के लिए। तो इसका आंसर है डी, यानी कि नवंबर 2021 तक के लिए यहां पर बढ़ा दिया गया है भाई बैडमिंटन का विश्व चैंपियन ट्रॉफी। तो पूरी जानकारी हम आपको देते हैं, और एक महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में आपके लिए कीवर्ड साबित होगी, जो अच्छों को नहीं पता होगी वो हम आपको देने वाले हैं। आइए दिखाते हैं। तो देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहली भारतीय जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है वह पीवी सिंधु है भाई, गोल्ड मेडल जीता है इसमें, तो पीवी सिंधु यहां पर हो गई। इसके अलावा पहले भारतीय जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो वो प्रकाश पादुकोण भाई, दीपिका पादुकोण जी के पिताजी हैं प्रकाश पादुकोण, हाँ वही, बहुत अच्छे यहाँ पर बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। और 2021 की जो स्पेन प्रतियोगिता है जो है ना, जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है वो स्पेन में होने वाली, ये भी आपसे पूछते हैं। आगामी जो आने वाली जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं कहाँ पर होंगी आपसे पूछते हैं।
तो और जो बैडमिंटन की कप और ट्रॉफियां हैं, ये तो हमने आपको चुटकियों में कहानी कॉन्सेप्ट से याद कराया है, प्रीवियस वीडियो जा करके देख लेना भाई। 10 मिनट की कहानी में पूरे की पूरी यहाँ पर बैडमिंटन की ट्रॉफियां, खिलाड़ियों के नाम, कितने खिलाड़ी खेलते हैं, सारे के सारे याद करा दिए हैं हमने आपको, छप गए होंगे आपके दिमाग में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन सा देश रहा है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है चीन, आइए और देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका आंसर है बी, यानी कि चीन जो है वो जो है FATF का अध्यक्ष बना है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए देशों के ऊपर शिकंजा कसना, ठीक है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय भाई पेरिस फ्रांस में है। और पेरिस में क्या है? एफिल टावर है। ये तो आपके दिमाग में होगा ही होगा। एक बात और आपको बता दें, ये जो पाकिस्तान ज्यादा उछल रहा है ना, ये आतंकवादी गतिविधियां जो हो रही है वहां पर, भाई इसके सह पर कर रहा है, क्योंकि जो FATF का जो इस टाइम पे अध्यक्ष बना है वो चाइना बन गया है, और चाइना का तो हाथ है उसके ऊपर। तो आपको तो सारी जानकारी है ही है, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए देखते हैं। बहुत ही फेमस किताब है भाई, इनविंसिबल एट्रीब्यूट टू मनोहर पारिकर। किताब के लेखक कौन है? मनोहर पारिकर के बारे में आपसे ही पूछा गया है। तो मनोहर पारिकर के बारे में जो भी जानकारी आपको मिले तुरंत अपने दिमाग में रख लो भाई, क्योंकि ये प्रश्न तो आने ही आने वाला है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है भाल चंद्र मुंगेकर, ऑप्शन बी है रंजन गोगोई, ऑप्शन सी है शंकर सेठ, ऑप्शन डी है तरुण विजय। तो किसने लिखी है भाई ये किताब मनोहर पारिकर के ऊपर? तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर डी, यानी कि तरुण विजय ने यहाँ पर लिखी है ये किताब। तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो उपरोक्त किताब के लेखक तरुण विजय जी हैं। मनोहर पारिकर जो है ना, गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। और गोवा की राजधानी है पणजी भाई। और जानकारी आपको हम देते हैं। और नेशनल पार्क तो हमने आपको याद ही कराए थे गोवा के भाई। मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा में है भाई। महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा में है। ये तो प्रश्न आपकी परीक्षा में अभी हमने UP PCS का जो कराया था उसमें आया था भाई, याद तो हो ही गया होगा आपको। सीधे सीधे प्रश्न आए थे अपने वीडियो से। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, दुनिया की पहली उड़ने वाली कार PALV लिबर्टी भारत के किस राज्य में बनाई जा रही है? ये वो प्रश्न है जिसको हमने थंबनेल में लिया है। तो भाई अब अपनी कार उड़ भी सकती है। इतना ज्यादा ट्रैफिक लगा है तो कुछ करना नहीं है, उड़ने वाला बटन दबाओ भाई, ट्रैफिक का खेल खत्म, सीधे उड़ करके पार निकल जाएगी। आइए देखते हैं। ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो कहां पर ये बनाई जा रही है उड़ने वाली कार? संसार की पहली उड़ने वाली कार भारत में बनाई जा रही है भाई। ये तो बहुत ही गर्व की बात हो गई अपने लिए। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि गुजरात में बनाई जा रही है। तो पूरी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो देखिए गुजरात राज्य में एक उड़ने वाली कार बनाई जा रही है, जिसे पर्सनल इस्तेमाल में भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं भाई सरकारी है कि नहीं लाओ पहले ये कटाओ लाइसेंस लो, ये करो वो करो तब आपको दी जाएगी ना भाई। आप अपने पर्सनल यूज में ले सकते हैं सीधे कंपनी से खरीद करके। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? अब तो आप उड़ भी सकते हैं, हवाई जहाज का टिकट कटाने की जरूरत नहीं है, अपनी कार से ही उड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कश्मीरी पंडितों की कहानी पर आधारित फिल्म शिकारा के निर्देशक कौन है? ये फिल्म अभी बहुत ही चर्चा में रही है, इसलिए इस प्रश्न के बारे में जो है, इस फिल्म के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है गौरव चौहान, ऑप्शन बी है विवेक सागर, आइए और देखते हैं। और ऑप्शन सी है बिनु विनोद चोपड़ा, और ऑप्शन डी है प्रेम कुमार। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भाई सी, बिनु विनोद चोपड़ा। देखिए फिल्म शिकारा के निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा, जो कश्मीरी पंडितों के जीवन पर आधारित है। तो अभी कश्मीरी पंडितों से संबंधित जो है बातें चल रही हैं यहाँ पर, लेटेस्ट न्यूज में है कश्मीरी पंडित। और आपको एक बात और बता दें, अपने जो अनुपम खेर हैं वो भी एक कश्मीरी पंडित हैं, इसलिए उन्होंने कई बार वहां पर परेशानियों को बताया कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ करते थे। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ रहा है, ये स्टैटिक का सीधे सीधे प्रश्न है। अभी तक काफी प्रश्न करंट के चल रहे थे, तो स्टैटिक के प्रश्न आइए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए उगादी त्योहार किस राज्य से संबंधित है? त्योहारों से संबंधित प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है गुजरात। तो बताइए उगादी त्योहार कहाँ का त्योहार? आइए देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि भाई कर्नाटक का है ये उगादी का त्योहार। देखिए ये जो त्योहार है ये दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत में किन किन राज्यों में मनाए जाते हैं, आइए हम आपको बताते हैं ये उगादी त्योहार।
तो भाई ये जो उगादी त्योहार है दक्षिण भारत का त्योहार है और ये नव वर्ष है। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का नव वर्ष कौन सा है, तो आप बताएंगे उगादी त्योहार जो है वो दक्षिण भारत का नव वर्ष होता है। यह कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो इनमें से आपको एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, ये 3 राज्यों में मनाया जाता है भाई। तो आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, आंध्र प्रदेश का भी त्योहार उगादी ही है, तेलंगाना और कर्नाटक का त्योहार भी आपका उगादी ही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? भाई जीआई टैग तो आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं और हम जीआई टैग का भविष्य मतलब फ्यूचर बता देंगे कि जीआई टैग ने कैसे कैसे क्या होने वाला है और जीआई टैग कब आया था। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो कहां पर यह फेमस है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग? आइए देखते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। तो भाई पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग जो है इसका आंसर ये हो गया। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए गुजरात को जीआई टैग दिया गया है। देखिए जीआई टैग जो अधिनियम है 1999 में बनाया गया और 2004 में इसको लाया गया, राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा और लोकसभा में। और भाई 2005 में पहली बार जो है दार्जिलिंग की चाय जो है उसे जीआई टैग मिला था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पहला जीआई टैग किसे मिला था, ये कब आया था, कब राज्यसभा लोकसभा से पारित हुआ, कब कानून बन गया, कब लागू हुआ, सारी जानकारी आपसे पूछते हैं। और इसका एक टैगलाइन भी है, आइए टैगलाइन भी हम आपको बताते हैं। भाई जीआई टैग की भी टैगलाइन है, आपसे पूछते हैं, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, इसकी वैधता होती है 10 साल, यानी कि अगर आपको कोई जीआई टैग मिल गया किसी राज्य को तो 10 साल के लिए ही वैलिड है। 10 साल के बाद उससे तुरंत पुनः वैलिडिटी उसकी करवानी पड़ेगी, रिन्यू कराना पड़ेगा। और जीआई टैग की टैगलाइन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है, तो याद रखना अतुल्य भारत की अमूल्य निधि जो है वो जीआई टैग की टैगलाइन है। इसको याद कैसे करेंगे, तो भाई इसको तो हमसे याद कर लो, हमारा नाम इसमें आ रहा है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। हाँ? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसके लिए हम बेहतरीन ट्रिक देने वाले हैं और ये ट्रिक हमने आपको पहले भी बताई है, जो पहले भी यहाँ पर समाधियों के नाम आए थे। तो प्रश्न नंबर 13 है, महाप्रयाण किस महापुरुष की समाधि का नाम है? तो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो भाई इसका आंसर है बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद की यहाँ समाधि का नाम है महाप्रयाण घाट। देखिए महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि का नाम है, मोरारजी देसाई की समाधि का नाम है अभय घाट और चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम है किसान घाट। देखिए और राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आप जानते हैं, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 10 वर्षों तक लगातार राष्ट्रपति रहे थे। भाई आपको ट्रिक की पूछ रहे थे कि ट्रिक कैसे बताओ भैया, ट्रिक हमें याद करना है तो हम बता देते हैं। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद जी का है। तो भाई देखिए जो महान लोग होते हैं उन्हीं के नाम का तो प्रसाद बंटता है। तो राजेंद्र प्रसाद के लास्ट में क्या आ रहा है, प्रसाद आ रहा है और समाधि का पहला अक्षर क्या है, महाप्रयाण। तो महाप्रयाण से महान को जो है महाप्रयाण से कनेक्ट कीजिए, महान लोगों का प्रसाद बंटता है। तो राजेंद्र प्रसाद की समाधि का नाम महाप्रयाण हो गया। भाई याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मोरारजी देसाई की समाधि स्थल अभय घाट है। तो भाई मोरारजी को ऐसे याद करो, मोर को क्या लगता है, बड़ा भय लगता है, तो वहां से याद कर लो मोरारजी देसाई और भय से क्या याद हो जाएगा आपका, अभय घाट याद हो जाएगा। तो ये मोरारजी देसाई की याद हो गई होगी। उसके बाद बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। भाई किसान नेता है चौधरी चरण सिंह, जहां भी किसानों से संबंधित बात आए तो सीधे चौधरी चरण सिंह आएंगे और किसान ही तो हमारा अन्नदाता होता है। तो जहां पर भी आपको किसान लोग दिखे सीधे चरण पकड़ लो भाई, तो उनका क्या हो जाएगा, किसान घाट जो हो जाएगा वो आपका चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम हो जाएगा। भाई अब तो याद हो गया होगा। और इन जो देखो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का हमने आपको याद कराया था, इंडिया में शक्ति निवास करती है। और गांधी जी का तो हमने आपको याद कराया था, नोटों पर किसका राज चल रहा है, तो बापू महात्मा गांधी का ये राज चल रहा है। तो महात्मा गांधी की राज जो समाधि स्थल क्या हो गई, राजघाट हो गई। और लाल बहादुर शास्त्री का भी याद कराया था हमने। सभी जो समाधि स्थल है हमने आपको बड़ी ट्रिक की मदद से याद कराए हैं, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखना भाई, मन प्रसन्न हो जाएगा एकदम। इस तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्योंकि ज्यादा लंबी हम वीडियो बनाना नहीं चाह रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 14, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? भाई ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपने परीक्षा दी है तो आपको पता होगा ये प्रश्न तो न जानी कितनी बार आया है। ऑप्शन है कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी है जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन सी है पद्मनाभ स्वामी मंदिर और ऑप्शन डी है मीनाक्षी मंदिर। तो आइए आंसर देखते हैं इसका। तो भाई इसका आंसर है ए, यानी कि कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, यह ओडिशा में स्थित है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। भाई सारी जानकारी आपको और होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।
यह मंदिर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। ये प्रश्न तो करंट का भाई, ये तो आपसे पूछना ही पूछना है आगामी परीक्षाओं में। स्टार लगा लो इस प्रश्न पर। और देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर वैगई नदी में स्थित है, वैगई नदी के किनारे स्थित है, जो कहां पर है, मदुरई तमिलनाडु में है भाई। वैगई नदी के किनारे मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ठीक है, इन मंदिर, इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। देखिए, मदुरई को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। स्टैटिक का एक प्रश्न और क्लियर हो गया आपका, इतनी जानकारी मिल गई आपको। ठीक है, और देखो जगन्नाथपुरी के बारे में आपको बता देते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है वो कहां पर, पुरी में स्थित है। ठीक है, और पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है वो भाई केरल में स्थित है और भगवान विष्णु जी को समर्पित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भाई भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है, इसकी भी एक बेहतरीन ट्रिक हम आपको देने वाले हैं। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो कहां पर स्थित है अलमाटी बांध, आइए देखते हैं। ये प्रश्न भी आपसे बहुत बार पूछा गया होगा, अगर आपने परीक्षा दी है तो आपके दिमाग में आ गया होगा ये प्रश्न। तो देखिए, अलमाटी बांध क्या बेंगलुरु में है, क्या कर्नाटक में है, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर बी भाई कर्नाटक में स्थित है अलमाटी बांध। याद कैसे करेंगे, ट्रिक तो बता दो भैया। ट्रिक के लिए तो हम आपके पास आते हैं, इतनी सारी आपने ट्रिक बता दी कि सारी की सारी चीजें याद हो गई हैं। तो भाई ऐसे याद कर लो। एक बार क्या हुआ कि कृष्ण जी ने मिट्टी खा ली, तो यशोदा माँ आई कृष्ण जी के पास में, बोली अले 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 तुमने मिट्टी खा ली। अल मिट्टी यानी कि अलमाटी बांध वहां से हो गया। ठीक है, और अब तुम नाटक भी कर रहे हो भाई, है, पहले तो तुमने मिट्टी खा ली और अब तुम नाटक भी कर रहे हो। तो अलमाटी बांध कहाँ हो गया, कर्नाटक। कर्नाटक में नाटक शब्द आ रहा है ना, तो ऐसे याद हो जाएगा अलमाटी बांध कर्नाटक में। ये बेहतरीन सी ट्रिक हो गई भाई। सारी ट्रिक आपको आगे भी हम आपको देने वाले हैं। कोई भी बांध आ जाए, कोई भी जानकारी आ जाए, हर चीज की भाई समाधि तो हम आपको ऐसे चुटकियों में याद करा देंगे भाई, पूरी याद हो जाएगी ट्रिक के बेस पर पूरी की पूरी। तो ये थे हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर के साथ में। ये प्रश्न आपको कैसे लगे, ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आने वाली जो वीडियो है ना भाई, बहुत ही मस्त ट्रिक पर आ रही है आने वाली वीडियो, तो उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।